नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं आपका जो CET का जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और यह जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं सभी के सभी जो है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रकार के जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। पहले भी एग्ज़ाम में बहुत बार ये आ चुके हैं और जो आगे एग्ज़ाम होगा उसमें भी इनमें से पूरी संभावना रहेगी आने की, क्योंकि क्वेश्चन जब वही होते हैं और घूम फिर कर उन्हीं को दोबारा से पूछ लिया जाता है। तो सभी के सभी जो यहाँ पर क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। और अगर आप इससे पहले वाली हमारी वीडियो को देखना चाहते हैं तो ये जो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितने भी वीडियो है इन सभी को आप देख सकते हैं। और अलग अलग नाम से वहाँ पर प्लेलिस्ट जो बनी हुई है। और CET वाले देखना चाहते हैं तो CET के नाम से मिल जाएगी। हरियाणा GK वाले देखना चाहते हैं तो वो आपको हरियाणा सामान्य ज्ञान के नाम से मिल जाएगी। तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट में अलग अलग जो है वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर आप अपने अनुसार जो भी देखना चाहते हैं उनको आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाला कोना से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप जो KVS का जो एग्ज़ाम है उसकी भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी भी तैयारी आप इसके साथ ही जा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन आपके KVS के एग्ज़ाम में आएंगे। और अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर इंग्लिश से है तो इंग्लिश वाली जो वीडियो आपको वो सुबह के समय मिल जाती है 9 बजे, तो आप जो उसको देख लीजिएगा। वहाँ पर आपके इंग्लिश जो है उसके क्वेश्चन वहाँ पर इसमें कराए जा रहे हैं। तो अब जो हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन तो ये है आपके संधि से। दिए गए शब्दों में प्रयुक्त सही संधि का नाम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर संधि बतानी है आपने। जैसे यहाँ पर आया है स्वागतम, जब हम इसको अलग अलग करेंगे सु प्लस आगतम ऐसे बनता है, सु प्लस आगतम। तो यहाँ पर इसमें संधि कौन सी है? गुण है, यण है, वृद्धि है या फिर दीर्घ संधि है। और यहाँ पर जो इसमें संधि हुई है ये है यण संधि। यण संधि में पहचान यही है, उसमें आधा अक्षर दिया गया होगा। तो जहाँ भी आपको आधा अक्षर मिले तो इसका मतलब वहाँ पर यण संधि हुई है। अगर कोई संस्कृत से है तो इको यणची सूत्र इसमें लगता है। इको यणची ये सूत्र है जो आपको इको यण करता है। तो उसी के बाद जो ये हल होता है अगर कोई यहाँ से संस्कृत वाला है। उसके बाद आ जाता है हमारा भानुदय। भानु प्लस उदय, व्यंजन, दीर्घ, गुण या वृद्धि संधि। और आपको भी यहाँ पर सोचने के लिए कुछ समय दिया जाएगा ताकि आप भी अपना सही आंसर यहाँ पर जान पाओ कि इनमें कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पर जो सही है ये ऑप्शन B वाला है। तो दीर्घ संधि जो उसका यहाँ पर ये उदाहरण है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर सूर्योदय। सूर्य प्लस में उदय सूर्योदय है। अ और उ इसको क्या होता है? तो वही आपने बताना है। गुण होता है, वृद्धि, यण या फिर दीर्घ होता है। तो और उ को क्या होता है? गुण होता है। आद गुण एक सूत्र है, संस्कृत वाला अगर कोई है तो वो फिर गुण करता है। अ और उ को गुण होता है। उसके बाद हरिश्चंद्र है। इसकी जब हम संधि करेंगे तो इसका इनमें से कौन सा बनेगा? स्वर, व्यंजन, विसर्ग या दीर्घ संधि। तो ये जो आया है यहाँ पर ये आपके विसर्ग जो संधि है उसका है। हरि ही प्लस चंद्रा। ये जो सा जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा तालव्य सा 21 वाला सा जिसे कह देते हैं, तो ये इसी की विसर्ग हुई है। हरि ही प्लस में चंद्रा है। तो इसके बाद विसर्ग जो है उसको स्कार होकर ये बनता है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर उच्चारण। उच्चारण को भी हम जब इसको अलग अलग करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो उत प्लस में चारण, तो इस प्रकार से हो जाता है। तो उसके बाद इसमें संधि कौन सी होती है? व्यंजन है, स्वर है, विसर्ग है या फिर विलोम संधि है। तो संधि जो है यहाँ पर ये जो जैसे ता जो आया है इसको चा हो जाता है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि जो उसके अंतर्गत ये होता है। तो इस प्रकार से आपकी ये संधि है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए शब्दों में सही संधि विच्छेद के विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर है सही संधि विच्छेद। जैसे उल्लेख है, जैसे कि हमने पहले भी एक इसी से संबंधित जो एक क्वेश्चन है ये किया है उच्चारण वाला, सेम वैसे ही मिलता जुलता ये भी क्वेश्चन है। तो इसका भी फिर आपको अब अंदाज़ा हो ही गया होगा यहाँ पर कौन सा है। तो जैसे कि हमने ऊपरले वाला देखा था उच्चारण वाला,
तो इसी प्रकार से ये है, यहाँ पर भी ता जो है इसको ये ला हुआ है, लेख है। उसके बाद आ जाता है अत्याचार है। तो इसमें बताना है कि इसका कौन सा यहाँ पर सही रहेगा। तो इसका भी यहाँ पर जो सही है ये ऑप्शन डी वाला रहेगा, अति प्लस में आचार्य है। ये जो ई है इसको या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिगंबर है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। दिगंबर है का संधि विच्छेद यहाँ पर इनमें कौन सा है। तो इसमें जो यहाँ पर संधि विच्छेद कौन सा है, अब आप के सामने यहाँ पर दो सही आंसर आपको लग रहे होंगे। दो कौन कौन से, एक तो ये है और एक ये है। अब यहाँ पर इसमें जो सही यहाँ पर इसमें कौन सा है, तो सही कौन सा है ये देख सकते हैं। इसमें हलंत है, यहाँ पर हलंत नहीं है। तो ये जो यहाँ पर हलंत वाला है वही हमारा सही आंसर रहेगा। का जो है इसी को गा होता है, तीसरा अक्षर का गा। तो उसके बाद दिगंबर ये बनता है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर पाव का है। तो इसके कौन से यहाँ पर संधि विच्छेद होगा, पौ प्लस अक, पा प्लस अवक, पौ प्लस अक या पाव प्लस अक। तो इसका जो बनेगा एक सूत्र है जो यहाँ पर लगता है। तो वो क्या करता है, जैसे यहाँ पर औ है, ये इसका ऐसे बनता है। अगर हो ओ तो उसको तो होता है औ, अगर हो औ उसको होता है आव। तो ऐसे ये बनता है, जैसे औ है, औ को क्या होगा आव। यहाँ से भी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं अगर आपको नहीं पता लगता है। आव दिया गया है। अगर यहाँ पर एक मात्रा होती फिर ये वाला बनता, अगर यहाँ पर ये दो मात्रा है जैसे यहाँ पर है तब फिर ये वाला बनेगा। उसके बाद हमारे यहाँ पर उपैती, अप प्लस एति, उप एति, उपई एति या उप प्लस एति। तो यहाँ पर कौन सा सही है, तो वही जो आपने यहाँ पर आप बताना है। सी तो ठीक है इसका। उप प्लस एति ये बनता है इसका। दस का डी बनता है, 10 का डी। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सही आंसर, तो सही आंसर जो है यहाँ पर हमारा ये रहेगा ऑप्शन डी वाला, उप प्लस एति उपैति। ये जो यहाँ पर सही आंसर इसका रहेगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो एक में उपसर्ग नहीं है, अपवाद, पराजय, प्रभाव या ओढ़ना। तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन डी वाला जो बना है इसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें प्र है, इसमें परा है, इसमें अप है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक देशज नहीं है। देशज मतलब जो अपने देश का, एक होता है विदेशी, एक होता है देशज। तो अपने देश का एक शब्द नहीं है, मतलब वो देशी है। डेबरी, पोखर, ढोर या पुष्कर। तो यहाँ पर जो इसमें ये ऑप्शन डी वाला जो माना गया है पुष्कर, यही अपने देश वाला नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर एक समास। तो इसमें बताना है समास कौन सा है, जैसे वनवास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुव्रीहि समास। वनवास, तो वन के लिए वास, तो कौन सा हुआ, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आ जाता है पंचवटी, पंचवटी, 5 वटों का समूह। तो इसमें कौन सा है, द्विगु, न्याय, तत्पुरुष या कर्मधारय समास। और जैसे कि आपको पता है द्विगु समास जो होता है उसमें शुरू में संख्या दी गई होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 इसमें संख्या दी गई है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा।
उसके बाद आ जाता है पीताम्बर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पीताम्बर वाला। बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, द्विगु है या फिर कर्मधारय समास है। तो पीताम्बर जो यहाँ पर इसमें आया है, पीत अंबर मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके कपड़े पीले हो, पीले कपड़े वाला ऐसा कोई व्यक्ति। तो ये जो शब्द है यहाँ पर जो श्री कृष्ण जो है उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहीं जहाँ पीले रंग की वस्त्र धारण करते हैं। तो इससे हमें पता लगा कि जहाँ पर न तो पूर्व पद न ही उत्तर पद प्रदान हो बल्कि अन्य ही पद प्रदान हो, तो वहाँ पर फिर बहुब्रीहि समास होता है। तो इसी कारण से यहाँ पर ऑप्शन ए वाला सही आंसर रहेगा। तो ये इसकी जो पहचान होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर नरोत्तम। नर उत्तम, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, अविभाव या फिर कर्मधारय समास। तो नरोत्तम मनुष्य में उत्तम, तो यह है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आजन्म। आजन्म में द्विगु है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या फिर अविभाव समास है। तो आजन्म में कौन सा यहाँ पर समास है? आजन्म, जन्म भर। तो यहाँ पर जो समास है ये रहेगा हमारा ऑप्शन डी वाला, अविभाव समास। और इसकी पहचान यही होती है, शुरू में अवयव उपसर्ग दिया गया होता है, जैसे यहाँ पर आ इसमें उपसर्ग ये आया है, तो इससे पहचान आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, दिए गए शब्दों के अर्थ को व्यक्त करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें सही जो वो बताना है कौन सा है। जैसे वल्य है, यहाँ पर वृक्ष की छाल होती है, मृग की छाल, घेरा या फिर आवरण। तो वल्य किसको कहा जाता है? ये आपने मैथ के क्वेश्चन पढ़े होंगे, इसमें वल्य का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये वल्य मतलब जो घेरा जो होता है, गोलदारा कह देते हैं जिसे, तो ये ऑप्शन सी वाला रहेगा, घेरा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर संपुट। ये मिश्रण है, बंधी हुई अंजलि है, पिटारी है या फिर मंजूषा है। तो संपुट जो यहाँ पर रहेगा इसका है ऑप्शन बी वाला, बंधी हुई अंजलि। नेक्स्ट है प्रभंजन। ये साइंस वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपने पढ़ा होगा प्रभंजन के बारे में। अंजन है, तोड़फोड़ है, खंड खंड है या तेज वायु। तो प्रभंजन से जो यहाँ पर अर्थ जो लिया गया है ये ऑप्शन डी में रहेगा, तेज वायु से। नेक्स्ट आ जाता है पुष्कल। एक जायफल है, पुण्यफल है, बहुत सा या फिर हरा भरा। तो पुष्कल का जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है ये ऑप्शन रहेगा सी वाला, बहुत से। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रत्यागमन। ये संधि विच्छेद जो उसमें भी कई बार आ जाता है, प्रति प्लस आगमन, प्रत्यागमन। तो इसका अर्थ क्या होता है? परिक्रमा करना, प्रतिरोध करना, बार बार आना या वापस आना। तो प्रत्यागमन, प्रत्यागमन होता है वापिस आना। नेक्स्ट होता है एक परिवाद। विवाद है, संवाद है, निंदा है या परिवारवाद है। तो परिवाद क्या होता है? परिवाद एक जो निंदा वाला ये शब्द है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा शबनम। ये शीत है, ओस है, पाला है या फिर कोहरा। तो शबनम किसे कहा जाता है? और ये कहा गया है ओस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर नैसर्गिक से। नैसर्गिक एक प्राकृतिक है, स्वर्गिक है, पारस्परिक है या फिर स्वर्णिम शब्द है। तो नैसर्गिक क्या होता है? नैसर्गिक जो है ये एक प्राकृतिक शब्द है। नेक्स्ट आ जाता है अस्मिता। आत्म प्रशंसा, अहंता, स्वार्थ या फिर स्वाभिमान। तो अस्मिता का जो प्रयोग यहाँ पर किया गया है ये अहंता जो होता है इसके लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर भिन्न अर्थ वाले। तो भिन्न अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द आपने बताने हैं। जैसे इंद्र है, सुरेश है, धन अधिप है या सुरेंद्र है। तो इनमें से एक अलग है, तो वो अलग इनमें से कौन सा है यही आपने बताना है। तो ये जो धन अधिप जो यहाँ पर आया है यही अलग है, बाकी और जो यहाँ पर इंद्र, सुरेश, सुरेंद्र, पुरंदर ये सभी जो है इंद्र देव जो देवता है उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनके नाम हैं ये। उसके बाद सरस्वती है, सरस्वती वाचा है, धनद है या शारदा। तो यहाँ पर भी एक अलग है इनमें, और ये धनद जो शब्द आया है ये इनमें से अलग है और ये सरस्वती वाले नाम है। उसके बाद एक आत्मजा होती है, नंदिनी होती है, भार्या और एक कन्या। तो इनमें भी एक अलग है। तो ये सारे क्या है पुत्री जो है उसके लिए प्रयोग होते हैं, नंदिनी, कन्या। ये भार्या जो है ये कहा जाता है पत्नी को।
उसके बाद सारंग है, सिकी है, विसिक है या म्यूर है। तो यहाँ पर भी एक अलग है, और ये विसिक जो शब्द आया है यही अलग है, और सभी ये मोर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है तुरंग है, मृगेंद्र है, मृगराज है, एक व्यक्र है। तो यहाँ पर भी एक अलग शब्द है। तो ये जो तुरंग जो आया है यही यहाँ पर इसमें अलग है। उसके बाद आ जाता है पावका है। एक होता है पावका, अनिल होता है, अनल होता है, एक होता है कृषाणु। तो बाबा आपने बताना इनमें कौन सा अलग है। तो ये जो अनिल जो शब्द आया है यही यहाँ पर अलग है। एक ये जो वायु जो होती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है व्योम होता है, नभ होता है, तल होता है और एक गगन होता है। तो इनमें भी एक अलग है। तो ये सारे आकाश जो होते हैं उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, सिर्फ तल वाले को छोड़कर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लोचन होता है, जलज है, नयन है और चक्षु है। तो यहाँ पर भी एक अलग है इनमें। तो वो कौन सा है, और ये जो जलज जो यहाँ पर आया है कमल जो होता है उनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो लोचन ये सभी आंखों के लिए प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भगीरथी है, सुरसरिता है, जाह्नवी है और कालिंदी है। तो यहाँ पर भी एक अलग है, इनमें से कौन सा है। सभी नदी जौट के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो एक को छोड़कर। तो ये कालिंदी जो शब्द है यही इनमें अलग है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है विलोम से। तो यहाँ पर भी एक ये विलोम शब्द है, तो उसी का बताना है। अज्य का क्या बनेगा, अनज्य, स्मज्य, विजय या कुमज्य। तो अज्य जो है इसको जो यहाँ पर हम विपरीतार्थक मतलब इसका जो विलोम हम बनाएंगे अज्य का विजय ये बनेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है यथार्थ। यथार्थ होता है पदार्थ है, पर्याय है, कल्पित है या प्रोक्ष है। यथार्थ का क्या बनेगा इनमें से, तो ये बनेगा कल्पित। नेक्स्ट है कटु। कटु का मधुर, पटु, मृदु या मीठा। तो कटु का कौन सा है, और इसका होता है मधुर मीठा। कटु कड़वा मीठा। नेक्स्ट आ जाता है नीरस। नीरस होता है जो रस से हीन होता है। रसीला, सरस, विरस या अरस। तो नीरस जो होता है इसका बनेगा ऑप्शन बी वाला, नीरस सरस, मतलब रस से युक्त जो हो। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन ओजस्विनी, तेजस्विनी, निर्जस्वी, निहितेज, तपस्वी। तो इसका जो यहाँ पर ओजस्विनी का जो बनेगा ये बनेगा निर्जस्वी। नेक्स्ट होता है अर्पण करना, ग्रहण, तर्पण, समर्पण या प्रत्यर्पण। तो अर्पण क्या देते हैं, जैसे किसी को चीज़ देना होता है उसे क्या देते हैं अर्पण करना। तो फिर वो क्या होता है ग्रहण। नेक्स्ट है गत्यात्मक, गतिमान, स्थिर, अस्थिर या प्रत्यात्मक। तो गत्यात्मक होता है जो कोई चीज़ चल रही हो, गति करना मतलब, तो जो रुकी हुई हो उसे क्या कहा जाएगा फिर स्थिर कहा जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है वाक्यांश के भाव को व्यक्त करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। जिस स्त्री का पति जीवित हो। तो जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहा जाता है, कामिनी, सुभगा, सधवा या मधवा। तो जिसका पति जीवित हो तो उसे क्या कहा जाता है, तो सधवा जो है उसे कहा जाएगा। जिसका पति मर जाता है विधवा, और ये सधवा। नेक्स्ट है अनुचित व्यय करने वाला, अतिव्यय, मितव्यय, दुर्व्यय या अपव्यय। तो अनुचित व्यय करने वाला जो होता है उसे कहा जाता है अपव्यय। नेक्स्ट है जिसके पास कुछ न हो, निर्धन, त्यागी या किंचन या सन्यासी। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, मतलब जिसके पास कुछ भी न हो। नहीं तो ये जो निर्धन है इसका मतलब गरीब होता है, ये त्यागी है, ये सन्यासी है। लेकिन किंचन जो होता है जिसके पास कुछ भी न हो। उसके बाद है जिस पर अभियोग लगाया गया हो, प्रतिवादी, अभियोगी, अभियुक्त या फिर याची। तो जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे कहा जाता है अभियुक्त। नेक्स्ट है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है, और
यहाँ पर जो हमारा इसमें सही आंसर, तो ये तो है ऑप्शन डी वाला, मुमुक्षु तो इसे कहा जाएगा। अब ये एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी दिया जाता है कई बार। मुमुक्षु का अर्थ क्या होता है? मोक्ष प्राप्त करने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। तो इस प्रकार कुछ भी जो एग्जाम में आपके आ सकता है, तो दोनों तरीके से आपको याद होना चाहिए। उसके बाद है वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली जो कल वाली जो वीडियो थी उसमें भी जो हमने इसी प्रकार का एक क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। अस्त्र है, शस्त्र है, भाला या गुलेल। तो यहाँ पर फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार जो है पूछा गया है इसमें, तो ये जो ऑप्शन ए वाला रहेगा, अस्त्र वही है हथियार फेंक कर चलाया जाने वाला, जैसे कोई मिसाइल वगैरह चलाता है। और जैसे कोई तलवार हाथ में पकड़कर चलाता है तो उसे कहा जाता है शस्त्र। तो फेंक कर चलाए जाने वाले हो गए अस्त्र। जो आँख के सामने न हो उसे क्या कहा जाता है? अनदेखा, प्रोक्ष, अप्रोक्ष या अज्ञात। जो आँख के समक्ष न हो तो उसे कहा जाता है परोक्ष। उसके बाद है जिसके इंद्रियों से अनुमान न हो सके, जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके। जितेंद्रिय हैं, अतीन्द्रिय, कालजयी या सर्वजयी। तो जिसका इंद्रिय से अनुमान न हो सके उसे कहा जाता है अतीन्द्रिय है। ये जितेंद्रिय होता है जिसने इंद्रिय को जीत लिया हो, तो ये अनुमान ना हो सके तो उसे अतीन्द्रिय यहाँ पर कहा गया है। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो, अरोगी, अतिरोगी, विरोगी या असाध्य। तो ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है असाध्य। अगला क्वेश्चन आ जाता है जिसको माता पिता का आश्रय न मिला हो, पर आश्रित, निराश्रित, अनाथ या फिर अकिंचन। तो जिसको माता पिता का आश्रय न मिला हो तो उसे कहा जाता है अनाथ। तो ये तो थे हमारे आपकी हिंदी से क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हमारे यहाँ पर आपके जो अन्य जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में FDI का सबसे बड़ा जो स्रोत है इनमें कौन सा है? मॉरिशस है, अमेरिका है, सिंगापुर या फिर जापान। तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कौन सा है? ये मॉरिशस है। उसके बाद अमेरिका, सिंगापुर और जापान इनका स्थान है। और ये जो RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके अनुसार जो यहाँ पर ये FDI जो है इसमें मॉरिशस का जो हिस्सा जो यहाँ पर बताया गया है ये 21.8% जो है यहाँ पर ये इसमें बताया गया है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है पराध्वनि जो तरंगे हैं। पराध्वनि तरंगों के हृदय के विभिन्न भागों में परिवर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है, तो इस तकनीक को क्या कहते हैं? तो पराध्वनि तरंगों के हृदय के विभिन्न भागों में परिवर्तित कराकर कार्डियोग्राफी, इकार्डियोग्राफी, इकोग्राफी या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो इसे जो कहा जाता है ये रहेगा ऑप्शन बी वाला, इकोकार्डियोग्राफी से कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हरियाणा के इस शहर को इस्पात शहर भी कहा जाता है। गुड़गांव, हिसार, भिवानी या कैथल। तो ये जो हिसार है, तो ये जो हिसार है इसे इस्पात नगरी, स्टील सिटी भी कहा जाता है। और भारत का सबसे बड़ा जो जस्ती लोहा उत्पादक होने के कारण इसे इस्पात का शहर के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो स्थापना, हिसार की स्थापना हुई थी 1354 ईस्वी में। और ये जो तुगलक वंश के जो शासक थे फिरोज शाह तुगलक, इनके द्वारा की गई थी। और इसके अलावा ये जो आपकी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो है वो भी यहीं पर है। और ये भैंस अनुसंधान केंद्र हो गया, और बेड़ वाला हो गया, घोड़ा वाला हो गया, तो ये सभी जो आपके हिसार में है। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, 84 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर घंटा की चाल से विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को
4 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई इनमें कितनी है? 75, 80, 100 या 150 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई आपने इसमें बतानी है। तो वैसे ही फिर इसमें आपने चाल देख लेनी है, इसमें कितनी है। तो चाल कितनी है? तो ये हो जाएगी 84 प्लस 6। तो 84 प्लस में 6 कितनी हो गई? 90 किलोमीटर घंटा। और जब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 90 गुणा 5/18। तो इसको काट लेते हैं, 18 पंजे 90, 25 हो गया। 25 ये आ जाएगा मिनट सेकंड। और उसके बाद माना फिर रेलगाड़ी की जो लंबाई निकालनी है, माना इसकी लंबाई होगी कितनी? x। तो उसके बाद फिर ये चाल वाला जो फार्मूला है वो आपने यहाँ पर लगा लेना है। तो क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो फिर इसको देख लेते हैं, 25 बराबर में x/4। और तो फिर ये हो जाएगी x बराबर 25 गुणा 4 मतलब 100 मीटर। तो इतनी फिर ये हो जाएगी ऑप्शन सी वाली। नेक्स्ट है वाईमैक्स सिस्टम आवासीय तथा इंटरप्राइजेज ग्राहकों को इंटरनेट की सेवा प्रदान करता है। वाईमैक्स इनमें से क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, और वर्ल्ड वाइड इंटरफेयर फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, वर्ल्ड वाइड इंटरफेयर फॉर माइक्रोवेव एक्सेस या वाइड वार्म इंटरफेयर फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो ये वाईमैक्स जो है ये बताना है आपने। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर जो इसमें माना गया है ये ऑप्शन ए वाला माना गया है। वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, यह जो सिस्टम है आवासीय और इंटरप्राइज ग्राहकों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है। तो ये ऑप्शन ए वाला जो यहाँ पर इसमें माना गया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा खादी एवं गर्म उद्योग बोर्ड की स्थापना ये हुई थी वर्ष 1969, 70, 68 या इनमें से कोई सभी नहीं। तो ये हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना, तो ये जो मानी गई है ये ऑप्शन ए वाला रहेगा यहाँ पर। 1969 जो इसमें मानी गई है, जिसका जो उद्देश्य था ये लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। और वर्ष 2019 में जो सरकार जो है उसने 50वीं जो वर्षगांठ थी उस पर जो है यहाँ पर प्रत्येक ज़िले में खादी नाम से एक अपना स्टोर खोलने का लक्ष्य रखा था। तो खादी के नाम से जो आपने देखी भी होगी कई ज़िले में जो दुकानें हैं इसकी। उसके बाद हमारा आहारनाल की सी के आकार की संरचना, आमाशय, ग्रसनी या कृमि रूप परिशेषिका। तो आहारनाल की सी के आकार की संरचना, और ये कहा गया है ऑप्शन बी वाली ग्रहणी को। और ये एक शुद्धांतर जो है इसका प्रारंभिक भाग है, और इसकी जो लंबाई है ये 25 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद क्वेश्चन है जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे तब वे चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, भिवानी, तोशाम, पटौदी या झज्जर का। तो उस समय जो कर रहे थे वो ऑप्शन रहेगा डी वाला, झज्जर का। तो इनका जो समय जो है ये 1 नवंबर 1966 से मार्च 1967 तक ये झज्जर विधानसभा में निर्वाचित हुए थे, और फिर बाद में चाहे मध्य प्रदेश और उड़ीसा के राज्यपाल भी बने थे। तो उनका जो संबंध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से था, और इनका जो जन्म है झज्जर के बेरी गांव में हुआ था, कब? वर्ष 1918 में। और ये भारत छोड़ो जो आंदोलन है उसमें भी इनकी सक्रिय भूमिका रही है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, उसके किलोमीटर घंटा में चाल बतानी है। तो आसान क्वेश्चन है ये भी। तो वैसे ही यहाँ पर ये चाल बतानी है, तो चाल वाला देख लेते हैं क्या सूत्र होता है।
जब हम चाल निकालते हैं। तो चाल का होता है दूरी बटे समय, ये आपने याद रखना है, दूरी बटे समय। और तो वैसे ही फिर इसको हल करके देख लेते हैं इसी के अनुसार। तो ये हो जाएगा आपका 10/1 गुणा में 18/5। तो जब हम इसे हल करेंगे कितना बनेगा ये 36 किलोमीटर घंटा। और तो इसके अनुसार फिर कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी वाला 36। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, रेडियो तरंगे किस दिशा में प्रवाहित होती है? ओमनी डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, ए और बी दोनों, या फिर मल्टी डायरेक्शनल में। तो रेडियो तरंगे किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? तो ये होती है ऑप्शन ए, ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी जो डायरेक्शनल, इसमें ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो एंटीना को सभी क्षैतिज दिशाओं में समान रूप से रेडियो तरंगों को प्रेषित करने और प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो ओमनी डायरेक्शनल का मतलब है वो आपकी चारों तरफ से जावे प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योगों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या झारखंड में। तो ये है ऑप्शन सी वाली, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, स्त्री में दुग्ध ग्रंथि जो सतन ग्रंथि है ये रूपांतरित रचना है, श्वेत ग्रंथि, तेल, लार या जठर ग्रंथि की। तो ये जो मानी गई है ऑप्शन ए वाली रहेगी इसमें। श्वेत ग्रंथि जो है इसकी होती है, श्वेत मतलब इसका अर्थ होता है पसीना, पसीना। तो स्त्री में दुग्ध ग्रंथि श्वेत या पसीने की ग्रंथि का रूपांतरण है और प्रसव के बाद इन ग्रंथियों से दुग्ध का स्रावन होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 80% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं तथा 10% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि उन दोनों विषय में कुल 140 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए तो परीक्षार्थियों की जो कुल संख्या इनमें से कितनी है? तो यहाँ पर भी इसमें से आपने वो निकाल लेना, इनका औसत कितने यहाँ पर इसमें पास हुए हैं। तो जैसे अंग्रेजी है, यहाँ पर ये अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी में देख सकते हैं किसी परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 80% गणित में उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पर फिर देख लेने हैं अनुत्तीर्ण फिर कितने होंगे। तो अनुत्तीर्ण देख लेते हैं, इसमें अनुत्तीर्ण कैसे लगेगा। तो जैसे 100% होता है तो 100 में से 70 हम निकाल लेंगे, 100 में से 70 तो कितने हुए 30%। ऐसे ही फिर यहाँ पर जो हमारे गणित वाले हैं इनको भी देख लेते हैं, वैसे ही इसमें भी हम निकाल लेंगे 100 में से 80 तो कितने हो जाएंगे 20%। अब आ जाते हैं हमारे क्या यहाँ पर ये दोनों विषय वाले, दोनों विषय में, तो इनको भी देख लेते हैं। दोनों विषय में अनुत्तीर्ण कितने हैं, ये 10% हैं। तो दोनों विषय में कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थी कितने हो जाएंगे, तो इसको हो जाएगा 100 और माइनस में 30 ये वाले और प्लस में 20 वाले और ये माइनस में 10, इस प्रकार से। तो जब हम इसे हल करेंगे तो कितना होगा 100, 30 और 20 50 और 10 60। तो इसे जब हम हल करेंगे तो जाए ऐसे हो जाएगा यहाँ पर 60%। तो फिर यहाँ पर कुल परीक्षार्थियों की जो संख्या मान लेनी है कितनी है, मतलब x है और उसके बाद x का 60% कितना हो जाएगा 144। तो फिर ये होगा x गुणा में 60 बटे में 100। तो जब हम इसे हल करेंगे 100 बराबर कितना है, ये 144 है। तो फिर ये x बराबर हो जाएगा 144 गुणा में 100 बटे 60। जब इसे हल करेंगे तो जो है ये 240 आएगा, 240। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के
किस जिले में जोधका नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि हरियाणा में प्रतिहारों का आधिपत्य था? भिवानी, सिरसा, कुरुक्षेत्र, रोहतक। तो यहाँ पर है ऑप्शन बी वाला सिरसा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा भिवानी निवासी प्रसिद्ध साहित्यकार तुलसीदास शर्मा दिनेश की कृति। सतसई, भक्त भारती, सत्याग्रही प्रहलाद या फिर ये सभी। तो इनकी जो है ये सभी मानी गई है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तो इसको विस्थापित नहीं कर पाता, तो वह ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक कार्य करता है, परंतु अधिकतम नहीं, कोई कार्य नहीं करता या अधिकतम कार्य करता है। तो जैसा कि आपको पता है, एक व्यक्ति क्या है, दीवार को धक्का अगर लगाता है तो उसको हिला नहीं पाता। तो कौन सा कार्य होगा जब वो उसे हिला नहीं पाएगा? तो शून्य कार्य, मतलब ऑप्शन सी वाला, कोई कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट है, जब उत्पादन की औसत लागत एवरेज कॉस्ट घटती है तब उत्पादन की सीमांत लागत बढ़ रही होती है, घट रही होती है, औसत लागत से अधिक होती है या औसत लागत से कम होती है? तो यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन रहेगा हमारा डी वाला, औसत लागत से कम होती है। जब औसत लागत सीमांत लागत से अधिक होती है तो औसत लागत घटती है, एवं जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है तो औसत लागत बढ़ती है। तो यहाँ पर जाए रहेगा औसत लागत इसमें कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट से संबंधित एक होस्ट शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर जो स्टैंड अलोन कंप्यूटर हो, वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो, होस्ट के द्वारा प्रयोग करने के लिए आरक्षित कंप्यूटर या कंप्यूटर का बड़ा संग्रह है। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है हमारा ऑप्शन रहेगा बी वाला, कि वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? होस्ट कंप्यूटर। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, न्यूटन के गति के जो तीसरा नियम है, इसके अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, अलग अलग वस्तुओं पर एक दूसरे से विपरीत कार्य करते हैं, परिणाम और दिशा में समान होते हैं, एक दूसरे के लंबवत कार्य करते हैं। तो यह न्यूटन का जो तीसरा नियम है इसके अनुसार, तो इसके अनुसार जो रहेगा ये ऑप्शन बी वाला है कि अलग अलग वस्तुओं पर एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है सहयोग से। सहयोग के अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा का हिस्सा थे सिर्फ एक को छोड़कर, गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, पलवल। और यहाँ पर है ये ऑप्शन डी वाला, पलवल जो है इसे छोड़कर। तो लोकसभा अध्यक्ष थे ये हुकम सिंह, इनकी अध्यक्षता में गठित संसदीय समिति की सिफारिश पर वर्ष 1966 जो है इसमें एक जैसी सहायोग का गठन किया गया था, और सहायोग ने हिसार, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल इनको नवनिर्मित हरियाणा राज्य का जिला घोषित करने की सिफारिश की थी। तो इनमें फिर ये जो पलवल है ये शामिल नहीं था। और कब बना था, अगर एग्जाम में जिला जाए तो ये बना था 15 अगस्त और 2008, तो इस डेट में ये बना था जिला। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है संयुक्त राष्ट्र से। संयुक्त राष्ट्र जो यूएन है, इसने चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इनके अनुसार जो अनुमान लगाया गया है ये 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.4% कम है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर प्रश्न वाचक चिन्ह के लिए उचित विकल्प आपने बताना है। जैसे RODE, इसका संबंध 24 से है, तो लेन का बताना है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि ये 24 कैसे आया है। तो इजोटी एक होता है, यहाँ से आपने ऐसे देख लेना है सीधे, अगर आप देखना चाहते हैं AEJOTY
टी वाई। 1, 5, 10, 15, 20, 25। तो यहाँ से सीधे अक्षर आप देख सकते हैं इसमें कौन सा कितने नंबर पर है। तो जैसे ये शुरू में आर आया है, यहाँ से ऐसे देख लेते हैं हम, ये आर ओ डी ई। तो ऐसे जो आपने फिर ये रख लेने हैं। तो ये देख लेना, यहाँ पर भी इसमें देख सकते हैं, यहाँ से भी आपको ऐसे ही पता लग जाएगा ए बी सी डी ई। तो कौन से पे है, ये 4 नंबर पे है। ओ कितना है, 15 है। और आर देख सकते हैं इसमें कितने पे होता है, ओ एम एन ओ पी क्यू आर 15 3 18। तो ऐसे हो जाएगा, इनको आप जोड़ लो। तो जोड़ने पर जो है फिर ये आपके 24 जो है हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर लेन है, तो फिर आपने इनका भी जैसे ही बताना है। तो अब जो है यहाँ पर आपके मन के अंदर आ रहा होगा कि ये तो ज़्यादा देखने में लग रहे हैं, तो इनके 24 यहाँ पर कैसे हुए हैं। तो फिर यहाँ पर हिसाब से लिया गया है, इनमें जोड़ लिया गया। 8 और 1 9 हो गया, ये 5 और 1 6 हो गया, ये 4 है, ये 5 है। तो इनका योग होता है 24। अब ऐसे फिर आपने ये लेन वाला देख लेना है। जब हम इसे लेन वाले को देखेंगे ऐसे ही जैसे हमने ये रोड वाला देखा, 8 1 9 5 और 1 6 4, इनका 24 हुआ। तो ऐसे ही जब हम यहाँ पर ये लेन वाला देखेंगे तो फिर इसमें ये ऑप्शन डी वाला बनेगा 14। इसको भी आप ऐसे ही हल करके देख सकते हैं। और ये फार्मूला है, आसानी से याद रखने वाला। उसके बाद आ जाता है हमारा, हरियाणा में औरंगजेब को सर्वप्रथम चुनौती दी थी। सांवलिया मेव, बंदा बहादुर, फिरोज खां मेवाती या राव गुजरमान ने। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन आएगा ये वाला, सांवलिया मेव ने। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, ये किलोमीटर होगा, क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अम्बाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, फरीदाबाद। तो पक्की सड़कें बताना है इसमें। पक्की सड़कें जो है ये अम्बाला में है, ऑप्शन ए वाला। उसके बाद क्वेश्चन है, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, वर्क, ऑटो, नॉर्मल या रोमन। तो ये डिफ़ॉल्ट व्यू बताना है। तो डिफ़ॉल्ट वाला जो है ये नॉर्मल वाला होता है। उसके बाद हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है, पानीपत, गुरुग्राम, सोनीपत या जींद। तो इसमें जो ये ऑप्शन बी वाला जो है गुरुग्राम, तो इसे सूचना तकनीकी का हब कहा गया है, साइबर सिटी ये भी से ही कहा गया है। और ये पानीपत बुनकरों का शहर हो गया या फिर टेक्सटाइल नगरी, इस नाम से जाना जाता है। और ये सोनीपत जो यहाँ पर खेल विश्वविद्यालय भी है राय नामक स्थान पर, और खुम्बी में भी इसे जाना जाता है, और साइकिल उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। और इसके अलावा जो जींद है, यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, स्टील उद्योग, और ये हरिदेव हरियाणा जयंती देवी के नाम से, तो इन सभी के नाम से जींद को जाना जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, चुंबकीय यमोत्तर तथा भौगोलिक यमोत्तर के बीच का कोण क्या होता है। तो यहाँ पर जो इसमें कोण होगा ये बनेगा ऑप्शन बी वाला, दिक्पात कोण। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर ये रीजनिंग चॉइस से क्वेश्चन है। जैसे ये आपने प्लस जो होता है यहाँ पर ऐसे आपने मान लेना है, जैसे प्लस है, प्लस बराबर किसके होता है, भाग के। और ये भाग वाला किसके होता है, इसका अर्थ है माइनस। और ये माइनस वाला जो है इसका क्या होता है, गुणा। और ये गुणा वाला जो है इसका क्या होता है, जमा। तो ये फार्मूला जा रखकर आपने इसको जा हल कर लेना है। ये जो यहाँ पर संख्या जो ये दी गई है, तो बोर्ड मास जो है उसका फार्मूला आपने इसमें लगाना है, भाग गुणा जमा माइनस वाला। तो इसके अनुसार जब आप इसे हल करोगे तो ये ऑप्शन बी वाला जो इसका बनेगा 9/1/3। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में CERTAIN जो इस है इसको XYZGZRM लिखा जाता है। तो ऐसे ही MUNDANE को कैसे लिखा जाएगा।
तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो CABC, अगर ऐसे देखें ABC, ये क्या है आपके तीसरे नंबर का है। और ये अगर हम यहाँ पर देखें तो X, Y और Z, ये भी पीछे से तीसरे नंबर का है। मतलब जो 26 अक्षर होते हैं पीछे से तीसरे वाला और ये शुरू से तीसरे का। तो ऐसे ही जो यहाँ पर ये संख्या इसमें चल रही है। तो इसी के अनुसार फिर आपने जो है इसको देखना है। तो इसके अनुसार जो ये रहेगा, ये ऑप्शन ए वाला रहेगा। आप इसे जो इस तरीके से हल करके इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कौन सा विश्वविद्यालय जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में परास्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय होगा? गुरु जम्बेश्वर, चौधरी बंसीलाल, कुरुक्षेत्र या हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। तो ये परास्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने वाले देश का पहला विश्वविद्यालय, और ये है ऑप्शन डी वाला, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। उसके बाद क्वेश्चन है साबुन बनाने में प्रयोग लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सोडियम नाइट्रेट, कास्टिक सोडा या सोडियम एस्ट्रेट या सोडियम क्लोराइड। तो साबुन बनाने में प्रयोग जो होता है यही जो यहाँ पर इसमें पूछा गया है। तो इसमें जो ये माना गया ऑप्शन बी वाला माना गया है, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें तो रहेगा ऑप्शन बी कास्टिक सोडा। और किस किस सामान से आप इसे बना सकते हैं साबुन को? मैदा हो गया, ग्लिसरीन, कास्टिक सोडा, और ये पोटास हो गई, कास्टिक पोटास, तेल, फैट, रंग। तो ये सामान है जिनसे आप साबुन जो वो बना सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर दमदमा झील से। ये किस ज़िले में है? दमदमा, फरीदाबाद, गुड़गांव या फिर गुरुग्राम, रोहतक या हिसार में। तो ये झील वाले जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में जरूर आते हैं। झील वाला हो गया, ये नदी वाले हो गए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और ये हमारे द्वारा पहले भी जायका अलग से किए कराए गए हैं झील वाले, नदी वाले क्वेश्चन। और हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है हरियाणा सामान्य ज्ञान के नाम से आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पर आपको सभी की सभी जो वीडियो ये मिल जाएंगे, जहाँ पर आपके लगभग जो एक वीडियो में 100-150 करीब क्वेश्चन कराए गए हैं। और उन्हीं में से जो एग्जाम में भी आते हैं क्वेश्चन, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। तो दमदमा झील ये किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन आएगा बी वाला, गुड़गांव जहाँ वहाँ पर है। और हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों में से एक है ये। और गुड़गांव में जो सोहना नामक जो स्थान है वहाँ पर ये स्थित है। और गुड़गांव से 20 किलोमीटर की दूरी पर जो दमदमा झील सुरम्य अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है दूध और पानी का 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा इनमें से कितनी है? तो इसको भी जो वैसे ही कर लेना है। जैसे 40 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? तो 40 का 10%। तो यह है 40 का हो गया 10%। और उसके बाद ये होगा 40 गुणा में 10/% मतलब 100। तो जैसे हम इसे हल करेंगे तो यह आएगा 4। तो यह आएगा लीटर, 4 लीटर। फिर उसके बाद माना मिश्रण में जो है लीटर की मात्रा, फिर ये हो जाएगा 40 प्लस में x। और नए मिश्रण में पानी की मात्रा, तो ये होगा जो अब आया हमारा 4 प्लस में x। फिर उसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हमारा निकल के आएगा ये 5 लीटर जो निकल के आएगा। आप इसे जो हल करके देख सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है एक्सेस में एक तालिका बनाने के लिए तालिका टेम्पलेट का उपयोग कर तालिका बनाई जा सकती है। आपको एक तालिका में कम से कम एक
प्राथमिक कुंजी को अनुमति देनी होगी। तालिका बनाने से पूर्व आपको एक डेटा तैयार करना होगा, या फिर ये सभी। तो MMXS में एक तालिका बनाने के लिए, और इसमें जो माना गया है इन सभी को माना गया है। तालिका टेम्पलेट का उपयोग कर तालिका बनाई जा सकती है। आपको एक तालिका में कम से कम एक प्राथमिक कुंजी की अनुमति देनी होगी। तालिका बनाने से पूर्व आपको एक डेटा तैयार करना होगा। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, किसी भाषा में TOPS को हम SPOT लिखते हैं, तो उसी कूट भाषा में GBCF को कैसे लिखेंगे। तो इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर T शुरू में है, यहाँ पर ये बाद में चला गया है। यहाँ पर O शुरू में है, यहाँ पर ये पीछे से दूसरे नंबर पे है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, इनका क्रम बदला जा रहा है। तो इसमें अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जी यहाँ पर शुरू में है, तो यहाँ पर बाद में होना चाहिए। अब बाद में जाए या तो इसमें है या फिर इसमें है। तो उसके बाद ये B शुरू में है, ये बाद में होनी चाहिए। यहाँ पर भी है, इसमें भी है। उसके बाद C, तो ये शायद यहाँ पर, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर इसमें F है, यहाँ पर E है। तो इसी कारण से जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन A वाला जो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा F है और यहाँ पर E है। तो यही जैसे आंसर हो जाएगा। ये जो यहाँ पर इनके जो इस प्रकार से जाए बदल रहे हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर बदले गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी कर दे तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है। उसकी चाल प्रति घंटा आपने इसमें बतानी है। तो वैसे ही इसमें भी चाल का ही फार्मूला यहाँ पर लगेगा। चाल का क्या होता है, वैसे ही दूरी बटे समय। तो जैसे जब हम इसे हल करेंगे तो ये आपका 150/30 आएगा। तो उसमें फिर 5 जो इसका आंसर ये निकल के आएगा। माना दूरी S, तब S/30। तो इस प्रकार के जब हम इसे हल करेंगे तो S बराबर 150 आएगा, और उसके बाद 150/30 ये वाला, तो फिर ये 5 जाए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धूमकेतु किसका परिक्रमण करते हैं, पृथ्वी, शुक्र, सूर्य या बृहस्पति। तो यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन आएगा C। तो धूमकेतु किसका परिक्रमण करते हैं, तो ये करते हैं सूर्य का। धूमकेतु क्या होते हैं ये भी आपके अंदर आ रहा होगा, जो पुच्छल तारा, पूंछड़ी वाला तारा जिसे कह देते हैं। तो ये धूमकेतु जब से कहा जाता है पुच्छल तारे को। और ये क्या होती है जो जिसे आपको ऐसे लगता है कि जैसे ये पूंछ लगी हुई है उसके पीछे, तो ये चट्टान, धूल और जमी हुई गैसें होती है। और ये सौरमंडल में सूर्य का परिक्रमण करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है हमारा, इनमें से कौन सा विद्युत क्षेत्र का एक मात्रक नहीं है, कूलाम, वोल्टमीटर, जूल कूलाम या जूल कूलाम मीटर। तो इसमें जो होता है ये ऑप्शन रहेगा हमारा C वाला, जूल या कूलाम। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत 54वां जो हवाई अड्डा बना है, अम्बाला, भिवानी, हिसार, करनाल। तो ये बना है ऑप्शन C वाला, हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट का संबंध बताना है, किस खेल से है, कबड्डी, मुक्केबाजी, कुश्ती या हॉकी से। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपने एग्जाम दिया था हाल ही में CT वाला, उसका जो रिजल्ट है वो भी आ चुका है। बहुत विवाद जो है इस पर भी हो रहा है। तो इसमें भी जाए कि एक खिलाड़ी जावेलिन के बारे में पूछा गया था। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आप भी जाए ग्रुप D वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बताना है इसका, तो ये ऑप्शन C वाला जो है रहेगा, कुश्ती वाला। तो ये कुश्ती पहलवान है और ये भिवानी खेल क्लब से जुड़ी हुई है। और फ्री स्टाइल कुश्ती में कई पदक इनके द्वारा जीते गए हैं। भारत की प्रथम महिला कुश्ती लड़ने वाली पहलवान है, जिसने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम दोनों में स्वर्ण पदक जीता था। और 2016 वर्ष 2016 है, इसमें इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद जो 2019 में
जो मिस्र की मारिया प्रवालिका को वर्ल्ड चैंपियनशिप में हराकर इनके द्वारा एक कांस्य पदक जीता गया था और वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली ये चौथी भारतीय पहलवान भी है। इसके साथ ही विनेश फोगाट ये जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में, इसमें भी जो क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट आ जाता है वर्ष वह पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उसका जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था, तो इनमें से कौन थे? सर ख्वाजा निजामुद्दीन, मोहम्मद अली बोगना, ये चौधरी मोहम्मद अली या लियाकत अली खान। तो इनमें जो थे ये ऑप्शन डी वाले थे, लियाकत अली खान, जो ये पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और जिनका जन्म भारत के हरियाणा राज्य के करनाल जिले में हुआ था। और क्योंकि करनाल जो उस समय पंजाब का ही हिस्सा था, जो आज हरियाणा का एक ज़िला है। और इनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1895 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका का आरंभ किस भाषा में किया था? तो पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका का आरंभ पंजाबी, उर्दू, हिंदी या गुजराती में? तो ये किया गया था ऑप्शन सी वाली, हिंदी में। और हरियाणा केसरी जो इसके नाम से भी इन्हें जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा, भगवान जो कृष्ण हैं, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर दिया था? आसान क्वेश्चन है। मार्कंडेय, ज्योतिषर, ब्रह्मकुंड या कलेश्वर तीर्थ में? तो ये है ऑप्शन बी वाला, ज्योतिषर नामक स्थान पर। उसके बाद क्वेश्चन है, ए के काम करने की क्षमता बी के काम करने की क्षमता की 3 गुनी है, अतः एक काम को पूरा करने में ए बी से 60 दिन कम लेता है, तो बी अकेले इस काम को करने में कितने समय लेगा? तो यहाँ पर भी वैसे ही आपने करना है। माना ए किसी काम को ए जो किसी काम को करता है x दिन में, और फिर उसके बाद जो बी है उसी काम को करने में कितना समय लगेगा? 3x। तो उसके बाद जो हम क्या इस प्रश्न अनुसार जो है 3x माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 60, और x बराबर कितना हो जाएगा? 30। ये हो जाएगा 30 दिन। और इसलिए ए उस काम को 30 दिन में और बी उस काम को कितने दिन में करेगा? ए तो करेगा ये 30 दिन में और बी करेगा 90 दिन में, क्योंकि 3 गुना जो उसके अंदर पावर है। तो इसका जो रहेगा ये ऑप्शन बी वाला है, 90 दिन। उसके बाद क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय विखंडन, विघटन नाभिकता या रेडियो एक्टिविटी कह सकते हैं उसमें, या नाभिकीय संलयन? तो यहाँ पर जो रहेगा हमारा ऑप्शन है डी वाला, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? सारा गुरपाल मॉडलिंग, तुलिका गांगुली इंडियन आइडियल, रुपिंदर हांडा निर्माता, राव इंद्रजीत राजनीतिक। तो इनमें से एक सही है और ये ऑप्शन सी वाला जो है रुपिंदर हांडा निर्माता, यही यहाँ पर सी आंसर इसमें माना गया है। तो क्योंकि और जो अगर हम देखें तो जैसे ये सारा गुरपाल जो है ये अभिनेत्री और मॉडल है फतेहाबाद की, और ये जो यहाँ पर तुलिका गांगुली जो है ये फरीदाबाद की है, भारतीय गायिका, और इंडियन आइडल जो है इसमें भी इन्होंने भाग लिया था। और इसके अलावा जो ये राव इंद्रजीत सिंह जो है ये भारतीय जनता पार्टी से इसके नेता है। और ये जो रुपिंदर हांडा जो यहाँ पर आया है, ये जो यहाँ पर निर्माता नहीं, ये एक क्या है कि ये गायिका है। तो इसी कारण से जो ये सही आंसर यहाँ पर हुआ है, इसमें नहीं है। तो ये ऑप्शन सी वाला है, क्या रुपिंदर हांडा का संबंध गायिका से है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा दी गई श्रृंखला में गलत आपने बताना है।
17, 23, 31, 41, 53 या 69। तो इसमें गलत है। तो गलत कौन सा है? तो जैसे हम इसको देखें, 17 6 होते हैं 23, 23 और 8 होते हैं 31, 31 और 10 होते हैं 41, 41 और 12 होते हैं 53, 53 और जैसे यहाँ पर देखें 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14। तो 14 के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर फिर जाए 14 में कितने होने चाहिए थे? 6 7 ये होने चाहिए थे। तो ये कितने हैं? 6 9 हैं। तो इसी कारण यहाँ पर गलत हो गया। तो ऑप्शन डी वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ओजोन दिवस से। ये मनाया जाता है 21, 16, 25 या 5 जून को। तो जो हो सकता है दिवस भी एक एग्जाम में आ जाते हैं कई बार। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, 16 सितंबर। तो संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के द्वारा जो 23 जनवरी 1995 को ओजोन परत की सुरक्षा हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रस्ताव 19/114 स्वीकृत किया गया था। और इसके अनुसार प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस की सार्वजनिक घोषणा की गई थी। और नीले रंग के ओजोन गैस ऑक्सीजन गैस का एक अनुरूप है। इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। और ये पराबैंगनी किरणें जो इसके लिए हानिकारक मानी गई है ओजोन परत के लिए। तो ये इस दिवस मनाया जाता है ओजोन दिवस 16 सितंबर। बस ये आपने याद रख लेना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की यहाँ पर आपका जो CET का जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।